नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम व्यंग और भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में व्यंग शब्द की व्युत्पत्ति बी उपसर्ग प्लस अज धातु प्लस यत् प्रत्यय के योग से माना गया है। हिंदी साहित्य कोश में व्यंग शब्द की व्युत्पत्ति बी प्लस अंग यानी विकृत या विरूप अंग दिया है। मूलतः व्यंग शब्द का प्रयोग शब्द शक्ति के अंतर्गत ही किया जाता था। हिंदी शब्द सागर में व्यंग का दो अर्थ बतलाया गया है। पहला, शब्द का वह गूढ़ अर्थ जो उसकी व्यंजना वृत्ति द्वारा प्रकट हो। दूसरा, ताना बोली या चुटकी। व्यंग द्वारा समाज में फैली विसंगतियों एवं विद्रूपताओं का मजाक उड़ाया जाता है। यह उन विकृतियों पर प्रहार कर उनका पर्दाफाश करता है तथा परिवर्तन लाकर नैतिक बोध उत्पन्न करता है। भारतीय आचार्यों ने व्यंग को ध्वनि काव्य के अंतर्गत स्वीकार किया है। भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंग का संबंध मूलतः व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत माना गया है। अविधा और लक्षणा शक्तियों के अपना अर्थ बोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंग द्वारा तीन रस की अनुभूति होती है: करुण, रौद्र और हास्य रस। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम व्यंग को परिमार्जित करने का कार्य लूसिलियस ने किया। पाश्चात्य साहित्य में 17वीं से 18वीं शताब्दी का युग व्यंग युग कहा जाता है। इनमें ड्राइडन, स्विफ्ट, आर्डिसन, स्टील, पोप, बायरन, थरकरी व्यंग्यकारों ने अपने साहित्य में व्यंग के लिए सटायर शब्द का प्रयोग किया। पाश्चात्य साहित्य में व्यंग के लिए प्रचलित शब्द सटायर है, साथ ही ह्यूमर भी। अंग्रेजी सटायर शब्द लैटिन शब्द सटूरा से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण या भरा पूरा। व्यंग्यकार समाज की विकृतियों को उजागर करने हेतु बिट, पैरोडी, वक्रोक्ति, उपहास, विडंबना, हास्य, वाग वैदिध्य, परिहास, विसंगति अथवा विरोधाभास, प्रहसन, उपालंब आदि व्यंग के साधनों का प्रयोग करते हैं। हिंदी का व्यंग साहित्य अधिकतर निबंधों में ही रचा गया है। व्यंग शब्द का कोशगत अर्थ है लगती हुई बात जिसका कोई गूढ़ अर्थ हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, व्यंग कथन की एक ऐसी शैली है जहाँ बोलने वाला अधरोष्टों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठे। व्यंग का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रयोग संत कबीर की रचनाओं में मिलता है। निराला की कुकुरमुट्टा, भारतेंदु की अंधेर नगरी, नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान व्यंग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। कथन की एक शैली के रूप में जन्मा व्यंग आज एक सशक्त विधा है। हिंदी में व्यंग साहित्य के सर्वाधिक सशक्त व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। परसाई आदम नाम से भाकपा के पत्र में नियमित रूप से स्थायी स्तंभ लिखते थे। उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अखबारों में प्रकाशित उनकी सभी व्यंग रचनाएं सुनो भाई साधो में संग्रहित हैं। वस्तुतः परसाई जी को हिंदी व्यंग साहित्य में सलाका पुरुष कहा जाता है। उनके व्यंग प्रहारों पर सुनो भाई साधु के प्रकाशक लिखते हैं, कबीर दास जैसी मस्ती और फक्कड़पन लेकर इन व्यंग खंडों में परसाई जी ने सामाजिक राजनैतिक प्रवृत्तियों पर करारा व्यंग किया है। हरिशंकर परसाई जी की उत्कृष्ट व्यंग रचना भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्ति की बढ़ती हुई परेशानियों का मार्मिक चित्रण किया गया है।
भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। मानवीय संवेदनाएं नष्ट होकर मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त हो चुका है तथा भ्रष्टाचार के क्रूर व्यवहार को चुपचाप देखने और सहने के अलावा आम इंसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। भोला राम का जीव कहानी में पौराणिक कथा को आधार बनाकर कहानी में व्यंग की सृष्टि की गई है। कहानी में भोला राम एक पात्र है। वह जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 लड़के एवं 1 लड़की है। भोला राम सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन पाने के लिए कार्यालय के चक्कर काटता रहा, परंतु उसका आर्थिक तंगी के कारण देहांत हो गया। पर उसकी आत्मा पेंशन की फाइल में अटक गई। धर्मराज, चित्रगुप्त दोनों ही बड़े चिंतित होकर सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले शरीर त्यागने वाले भोला राम के जीव को लेकर यमदूत इस लोक में क्यों नहीं पहुंचा। उन्हें चिंतित देखकर वहां पहुंचे नारद ने उनकी समस्या का हल ढूंढने हेतु पृथ्वी तल पर जाने की योजना बनाई। नारद पृथ्वी पर पहुंच गए। भोला राम के जीव की तलाश में नारद अनेक स्थानों पर भटकने के बाद एक दफ्तर पहुंचते हैं और वहां के कर्मचारियों की रिश्वत लेकर ही काम करने की पद्धति को देखकर हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाते हैं। अपनी पेंशन पाने के लिए भोला राम ने रिश्वत नहीं दी थी। जब तक दरखास्तों पर वजन नहीं रखा जाता कोई काम नहीं होता। दफ्तर के बड़े साहब नारद से साफ साफ कहते हैं, आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उस पर वजन रखिए। रिश्वत के रूप में नारद अपनी बीड़ा दे देते हैं। बीड़ा के रूप में वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें भोला राम के जीव की आवाज़ सुनाई देती है। नारद भोला राम के जीव से कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पर भोला राम के जीव की व्यवस्था यह है कि वह पेंशन की दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इसी कथा सूत्र के व्यंग्यात्मक उपयोग द्वारा लेखक ने भ्रष्टाचार के अमानवीय रूप पर मार्मिक चोट की है। एक आम इंसान को जिंदगी में शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण कितनी ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है तथा इन सब से लड़ने के बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इस कहानी का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग करके क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण करना है। भोला राम को पेंशन ना मिलना, उस पर कोई कार्यवाही ना होना सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कहानी की भाषा किसी भी दफ्तर में सुनी जाने वाली भाषा है। भाषा जीवंत, यथार्थपरक एवं सटीक है। इस प्रकार भोला राम का जीव कहानी में सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में निहित विसंगतियों का उद्घाटन कर उन स्थितियों एवं विसंगतियों को झेल रहे आदमी की करुण नियति को प्रकट किया गया है। मधुरेश जी के अनुसार भोला राम का जीव देश की समूची व्यवस्था पर एक रनिंग कमेंट्री है। यह भ्रष्ट नौकरशाही की चरम परंपरा का पर्दाफाश करती है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।